तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि चैंग ने बड़ी आसानी के साथ डोमेन मास्टर को मार दिया था, लेकिन उसने जैसे ही डोमेन मास्टर को मार दिया था तब उसकी बॉडी के अंदर से एक लड़की बाहर निकली थी जो कि एशियन डीमन क्लैन से थी। वैसे इस लड़की का नाम हानजी है फ्रॉम दी आगे की चैप्टर। और हानजी ने उन लोगों से कहा था कि वो सभी लोग या तो सरेंडर करें या फिर मारे जाएं। जिसके बाद उसने अपने टावर को नीचे बुलाया था और उसके अंदर चली गई थी। और ये टावर के अंदर सभी डीमंस अभी किले लह रहे हैं, आगे के चैप्टर से पता चला है। और हानजी जाते हुए चैंग से कहती है कि हमारी मुलाकात जरूर होगी लड़के। खैर इसके बाद चैंग वहाँ पे खड़ा रहता है और वो यही सोचता है कि अभी के लिए हानजी को जाने देना ही सही रहेगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि अपर वर्ल्ड का सारा मलबा नीचे आके गिरता है और हर तरफ तबाही मच जाती है और कई सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं। जिसके करीब आधे घंटे बाद हम लोग देखते हैं कि निंग अपनी स्पेस रिंग से अपनी एनर्जी को रिलीज करती है। तो उसने अपनी स्पेस रिंग के अंदर कई सारे लोगों को बचा के रख लिया था, जिससे कई सारे लोगों की जिंदगी बच चुकी थी। और वो सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उन लोगों ने इतनी बड़ी आपदा को पार कर लिया है और वो सभी लोग फिर से जिंदा हैं। जिसके बाद वो सभी चैंग को शुक्रिया कहने लगते हैं पूरे क्योसो को बचाने के लिए। हम लोग देखते हैं कि चैंग ऐसे ही खड़ा था कि उसी टाइम पे वहाँ पे लिंग और बायुवे आती हैं, जो कि चैंग के गले लग जाती हैं और उसे पूछती है कि चैंग सही सलामत तो है और उसने हानजी को जाने क्यों दिया। चैंग लिंग से कहता है कि उन्हें छिपकली का पीछा करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि हानजी ने सिर्फ चैंग के एक क्लोन को मारा था जो कि डोमेन के अंदर भी नहीं था और उसकी पावर पहले ही जा चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद हानजी को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। लेकिन चैंग को ज्यादा चिंता नहीं थी, उसे बस डोमेन को फिर से एक्सपैंड करना था, जिसके बाद वो आसानी के साथ हानजी को धूल चटा सकता था। लेकिन एक चीज की चिंता चैंग को अभी भी थी कि टावर के अंदर ऐसे कई सारे डीमंस हो सकते हैं जो कि हानजी से भी ज्यादा शक्तिशाली होंगे। और टावर वो बड़ी सी चीज जिसको मैं बता रहा था कि मुझे नहीं पता है कि ये क्या है। इसीलिए चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि जब तक सारे पत्ते सामने नहीं आ जाते हैं तब तक उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो एक एक करके सभी प्रॉब्लम्स को एक ही बार में सॉल्व कर देगा, जिसके बाद उसकी लाइफ मौजा ही मौजा। उसी टाइम में हम लोग देखते हैं कि चैंग का मास्टर वहाँ पे धांसू एंट्री मारता है। चैंग जैसे ही अपने मास्टर को वहाँ पे देखता है तब वो काफी खुश हो जाता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगता है। लेकिन चैंग का मास्टर जल्दी से आगे बढ़ता है और उसे कहता है, ओह ये बच्चे तुम तो यही हो। इसके बाद चैंग हाथ मिलाने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, लेकिन चैंग का मास्टर आगे से स्टाइलिश हाथ मिलाता है और उसके साथ यो करता है। जिसके बाद चैंग का मास्टर कहता है कि उसे पता है कि चैंग के पास कई सारे सवाल हैं, लेकिन अभी के लिए इनको साइड में रखते हैं क्योंकि जिस एनिमी का वो लोग सामना करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और भयंकर है, क्योंकि इनका वजूद अपर वर्ल्ड के इमोर्टल से भी कई गुना ज्यादा भयानक है, क्योंकि ये सभी एशियन कॉन्टिनेंट से आते हैं। जिसके बाद हमें एशियन कॉन्टिनेंट के बारे में बताया जाता है कि तबाही के टाइम पे एशियन कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जिसके अंदर कई सारे रेसेस हुआ करते थे और उन्हीं में से हेवनली डीमन क्लैन एक था। और अच्छे खासे रिसोर्सेस को लेने के लिए कई सारे रेसेस ने आपस में फाइट करना शुरू कर दिया। ये फाइट लाखों सालों तक ऐसे ही चलती रही और कोई जीता तो कोई हारा, लेकिन इन सभी रेसेस के बीच में कोई पार्ट था जो कि इस लंबी लड़ाई की वजह से थक चुका था और वो लड़ाई को छोड़ के जाना चाहता था। इसीलिए वो सभी लोग एक साथ हुए जिन्होंने डायमेंशन को तोड़ के बाहर निकल गए उस एशियन रियलम के अंदर से। और ये लोग पहले मास्टर्स थे जो कि इमोर्टल डोमेन के अंदर रहने वाले थे, बेसिकली अपर वर्ल्ड के फाउंडर्स जिन्होंने अपर वर्ल्ड को बनाया था। लेकिन उसी टाइम पे इमोर्टल्स अपने वजूद को भूल चुके थे और ज्यादातर रिसोर्सेस को पाने के लिए वो लोग दरिंदे बन गए। जिसके बाद वो लोअर वर्ल्ड के ऊपर आए और वहाँ पे कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया रिसोर्सेस को लेने के लिए। और जैंग का मास्टर उन्हीं में से एक था। और उस टाइम पे जैंग के मास्टर के पास कुछ यही तरह की लालसा थी कि उसे ताकतवर बनना है और वो गुस्से में पागल रहता था। इसीलिए वो लगातार खूना खचर मचाया जा रहा था और जो भी लोग उसके सामने आते वो उन सभी को मार देता है। और शायद से उस टाइम पे वहाँ पे मॉन्स्टर्स रहते थे, क्योंकि मुझे इंसान तो कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। और चैंग का मास्टर इसी तरह से अपनी खूनी जिंदगी लोअर वर्ल्ड के ऊपर बिता रहा था। लेकिन एक दिन अचानक से उसका खून लोअर वर्ल्ड के लॉर्ड के आर्टिफैक्ट के ऊपर गिर गया और तब उस मैजिकल वेपन ने चैंग के मास्टर को एक इमेज दिखाई जहाँ पे एशियन कॉन्टिनेंट उनके ऊपर हमला कर रहा था और हर तरफ चाहे वो अपर वर्ल्ड हो या फिर लोअर वर्ल्ड हो, उस जगह पे चाहे जो भी हो वो सभी दर्दनाक मौत मर रहे थे। यानी कि एशियन कॉन्टिनेंट ने उनके ऊपर हमला कर दिया था जो कि वहां से भाग निकले थे। चैंग के मास्टर को बाद में पता चला कि वो मैजिक वेपन उन ओरिजिनल मैजिक वेपन से में से एक था जो कि एशियन कॉन्टिनेंट से पहली बार लाए गए थे। और चैंग के मास्टर को बाद में पता चला कि अपर वर्ल्ड के लोग जैसे जैसे फाइट करके एक दूसरे को मार रहे थे वैसे वैसे उनकी ब्लड लाइन के अंदर कोई चीज थी जो कि अवेकन हो रही थी, जिस वजह से एशियन कॉन्टिनेंट ने उनके बारे में पता लगाया और उन्हें पता चल गया कि वो लोग अभी कहाँ पे हैं। जिसके बाद चैंग का मास्टर समझ चुका था कि एशियन कॉन्टिनेंट अगर उनके पास आता है तो फिर उन सभी की लंका लग जाएगी। जिसके बाद उसने बाकी सभी एशियन वेपन्स को ढूंढा और उन सभी को असेंबल किया। जिसके
जिसके बाद वो उड़ते हुए डायरेक्ट अपर वर्ल्ड के ऊपर चला गया उनको वार्निंग देने के लिए कि एशियन कॉन्टिनेंट वाले आ रहे हैं उन्हें मारने के लिए। लेकिन अपर वर्ल्ड के लोग कुछ ज्यादा ही लालची हो गए थे, इसीलिए उन लोगों ने चैंग के मास्टर की एडवाइस को तो नहीं सुना और साथ ही में उन सभी वेपन्स को भी ले लिया और उसकी डोमेन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसके बाद चैंग का मास्टर सीधा नीचे आके लोअर वर्ल्ड पे आके गिरा और उसे बाद में पता चला कि उसने लोअर वर्ल्ड के ऊपर कितनी ज्यादा तबाही मचाई थी। जिसके बाद चैंग के मास्टर ने अपनी सारी जिंदगी इन तरह के कॉमन लोगों को बचाने में लगा दिया, लेकिन इन सभी का फायदा कुछ भी नहीं हुआ है और आखिर में ये सभी व्यर्थ जाने वाला है। और मैं ये सब कुछ तुम्हें डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस होने वाला है। इसके बाद चैंग का मास्टर चैंग को ये भी बता देता है कि हेवनली डीमन क्लैन ने पहले ही अपर वर्ल्ड के जितने भी डोमेन मास्टर्स थे उन सभी की बॉडी के ऊपर हमला करके उन्हें पहले ही मार दिया है। लिंक चैंग के मास्टर से पूछते हैं कि वो सभी लोग डायरेक्ट उनके ऊपर हमला क्यों नहीं कर देते हैं जब वो लोग इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं। जिसपे चैंग का मास्टर आगे से कहता है कि उसे भी इस बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं है। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसने बिल्कुल सही डिसीजन लिया था कि उसने जल्दबाजी नहीं की और उस लड़की का पीछा नहीं किया। एशियन कॉन्टिनेंट बहुत ज्यादा रहस्यमयी है और वो हजारों सालों से खुद को छुपाए हुए था, इसीलिए उनके पीछे जल्दबाजी में हमला करने का मतलब ये था कि मैं अपने ही पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहा था। इसके बाद चैंग सोचता है कि उसे सबसे पहले जरूरी चीजों को करना चाहिए, जैसे कि उसे क्योसो के जितने भी लोग मरे थे उन सभी को दोबारा जिंदा करना था। इसके बाद उसे जुआनचू के पास जाना था और उसे भी जगाना था। इसके बाद चैंग फिर से नीचे आता और जितने भी मास्टरों को जिंदा किया था यानी सिटी लॉर्ड्स को, उनके साथ बैठ के इस मामले को कैसे सॉल्व करना है इस बारे में पूरी तरीके से बात करनी है। जिसके बाद चैंग सिस्टम से पूछता है कि उसे टोटल कितने पॉइंट देने पड़ेंगे क्योसो के हर एक किसी बंदे को दोबारा जिंदा करने के लिए। और तुम्हें याद होगा कि चैंग को एक नया सिस्टम मिला था कि वो मरे हुए को जिंदा कर सकता है अपने डोमेन के अंदर, तो चैंग उसी फंक्शन का यूज करने वाला है। जिसके बाद सिस्टम चैंग को बताता है कि उसने अपर वर्ल्ड के अंदर जो तबाही मचाई थी और जितने सारे इमोर्टल्स को मारा था उन सभी की फील्ड वैल्यू टोटल 95 करोड़ होती है। लेकिन क्योसो के लोगों को दोबारा जिंदा करने के लिए करीब 400 मिलियन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। यानी कि चैंग अगर उन सभी को फिर से जिंदा करता है तब उसके पास ले दे के कुछ भी नहीं बचेगा और उसके सारे फील्ड पॉइंट चले जाएंगे। जिस पर चैंग सिस्टम को पकड़ता है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि साले तुम सिस्टम हो या फिर ट्रेडिंग ऐप, इधर मैं जितने पॉइंट कमाता हूँ तुम उन्हें तुरंत लॉस करवा देते हो। साला तुम पक्का कोई ट्रेडिंग ऐप हो, सिस्टम नहीं हो। इस पे सिस्टम उससे कहता है कि इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है, ये सब तुम्हारी वजह से ही होता है क्योंकि तुम फालतू में ही सभी क्लोन्स के ऊपर यूं पैसे उड़ाते जा रहे थे। खैर चैंग सिस्टम से कहता है कि कोई भी बात नहीं है, जितने भी पॉइंट है उन सभी का यूज करो और जितने भी लोग मरे हुए थे उन सभी को दोबारा जिंदा कर दो। इस पे सिस्टम भी चैंग के ऊपर फिदा हो जाता है और कहता है कि होस्ट आपने ये सही काम किया है। इसके बाद सिस्टम लाइफ एंड डेथ को कंट्रोल करने वाले फंक्शन को एक्टिवेट करता है और डोमेन के अंदर जितने भी लोग मरे थे उन सभी को दोबारा जिंदा कर देता है। स्टेट लॉर्ड मर के जिंदा होते हैं और कहते हैं कि साला हम तो मर गए थे, दोबारा कैसे जिंदा हो गए। खैर हम देखते हैं कि जितने भी लोग जिंदा हुए थे वो सभी अपने प्यारे प्यारे लोगों से मिलने लगते हैं और कहते हैं कि हमें खुशी हुई कि मैं तुम्हें दोबारा देख पा रहा हूँ। जिससे भाई लिंक तो हैरान हो ही जाती है। साथ ही में चैंग का मास्टर आगे से कहता है कि ये तो नामुमकिन है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसके बाद हम लोग उस लड़की को देखते हैं जिसकी बॉडी को सीटीआर ने कब्जे में कर लिया था और वो भी दोबारा जिंदा हो जाता है। जिसके बाद वो बंदा अपनी बहन से मिल जाता है और वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि यहाँ से डायरेक्ट वो जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ पे निंग रैंग और जुआनचू थी। निंग रैंग जैसे ही चैंग को अपने सामने देखती है तो वो चैंग से कहती है कि उसने अपने प्रॉमिस को पूरा किया है, इसीलिए चैंग को भी अपने प्रॉमिस को पूरा करना पड़ेगा। लेकिन चैंग आगे से उसे कोई भी जवाब नहीं देता है और वो सिस्टम से पूछता है कि जुआनचू अभी तक उठी क्यों नहीं है। जिसपे सिस्टम चैंग को बताता है कि जुआनचू की सोल बुरी तरीके से डैमेज है, इसीलिए वो अवेकन नहीं हो सकती है। उसी टाइम पे सिस्टम चैंग को बताता है कि एक नया मिशन मिला है स्पेशल इफेक्ट के साथ और वो मिशन था कि उसे जुआनचू को फिर से उठाना है। सिस्टम चैंग को बताता है कि उसे जुआनचू को कैसे उठाना है। जुआनचू की सोल बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, इसीलिए सिंपल तरीकों से वो कोई भी तरह की असर नहीं दिखाएगी और न ही वो उठेगी। इसीलिए चैंग को एक आर्टिफैक्ट का यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है हेवन एंड अर्थ, जिसकी मदद से चैंग जुआनचू की टूटी हुई सोल को फिर से रिकवर कर सकता है और जिससे जुआनचू उठ जाएगी। और चैंग जैसे इस मिशन को पूरा कर लेगा तब उसे रिवॉर्ड के तौर पे ये चीज दी जाएगी कि चैंग अपने करंट पॉइंट्स को डबल कर सकता है। खैर चैंग को याद आता है कि उसके मास्टर ने भी इसी तरह से मैजिक वेपन के बारे में बताया था जिसके पास बिल्कुल सेम सोर्स ऑफ हेवन एंड अर्थ थी। इसके बाद सिस्टम चैंग को यह भी बताता है कि उसने नए वर्जन को ढूंढ लिया है जो कि 6.0 था, लेकिन चैंग को अपडेट करने के लिए कुछ कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा कि चैंग को पूरा क्योसो कॉन्टिनेंट
को इमोर्टल डोमेन में बदलना पड़ेगा, जिसके बाद चैंग आसानी के साथ अपने डोमेन को अपग्रेड कर सकता है। और चैंग जैसे ही अपने डोमेन को अपग्रेड कर लेगा तब उसे एक नया फंक्शन मिलेगा जिसका नाम था 10,000 इमोर्टल ट्रेजरी, जिसको देख के चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये चल क्या रहा है भी। अगर मैं पूरे क्योसो कॉन्टिनेंट को कवर करना चाहता हूँ तो फिर तुम्हें पता भी है कि मुझे कितने ज्यादा पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। जिसपे सिस्टम आगे से बताता है कि चैंग को टोटल 2 बिलियन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि 2 अरब पॉइंट। जिसपे चैंग सिस्टम के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है, मैं कोई अंबानी का बेटा नहीं हूँ। जिसपे सिस्टम चैंग को बताता है कि जब वो मिशन को पूरा कर लेगा तब उसे पॉइंट तो मिलेंगे ही, साथ ही वो मिशन के दौरान भी कई सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करेगा। जिसके बाद जब वो इस मिशन को पूरा कर लेगा तब उसे रिवॉर्ड के तौर पे अपने पॉइंट को डबल करने का रिवॉर्ड मिलेगा। तब चैंग के पास कितने ज्यादा पॉइंट हो जाएंगे, जिससे चैंग को समझ में आ जाता है कि सिस्टम उसे ललचा रहा है मिशन पूरा करवाने के लिए। खैर चैंग को ये सब कुछ करना ही था तो फिर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी और वो मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद हम लोग लोअर वर्ल्ड के साहुआ डोमेन को देखते हैं और मैंने पहले ही बता दिया था कि डोमेन को तुम लोग एक तरह से सेक्ट समझ सकते हो जब तक चैंग की बात नहीं आती है। और ये 10,000 डोमेन्स में से एक है जो कि लोअर वर्ल्ड के अंदर स्थित है। हम देखते हैं कि साहुआ डोमेन को भी ये नोटिस दिया गया था कि 10 दिनों के अंदर अपने पूरे इलाके को सरेंडर कर दो या फिर हमारे साथ फाइट करो। और फाइट में इन सभी का मरना तय था क्योंकि इन सभी की फाइट हेवनली डीमन क्लैन के खिलाफ थी। हम देखते हैं कि डोमेन के ताकतवर लोग आपस में बात कर रहे थे कि वो लोग ऐसे किसी के सामने सरेंडर कर सकते हैं। कैरेसो टाइम पे हांजी उन लोगों से कहती है कि तुम्हारे पास 10 दिन है, 10 दिनों के अंदर या तो सरेंडर करो या फिर हमसे फाइट करो। लेकिन अगर वो सभी लोग फाइट करने का सोचते हैं तो फिर उनके पास एक ही चॉइस बचेगी कि वो सभी लोग मरेंगे। हम लोग देखते हैं कि जी एक सिंहासन के ऊपर बैठी हुई ये सब कुछ ऑर्डर दे रही थी। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि डोमेन के जितने भी मास्टर थे वो सभी जी से कहते हैं कि जी अभी नहीं आई है और उसे लगता है कि वो आसानी के साथ उन्हें बेवकूफ बना के और क्योसो लैंड की हालत का सिचुएशन का फायदा उठा के आसानी के साथ उन्हें चैलेंज करेगी और उन्हें हरा देगी। जिसके बाद वो सभी लोग हांजी को चैलेंज करने लगते हैं कि अगर उसके अंदर इतनी ही हिम्मत है तो फिर वो आके उनके साथ फाइट करे। जिसपे हांजी आगे से कहती है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उन लोगों के पास भी सेल्फ स्टीम नाम की कोई चीज होगी, लेकिन एक चीटी के लिए ये सभी चीजें बेकार हैं। उन्हें ये पता होना चाहिए कि उनकी औकात क्या है। जिसके बाद हांजी नीचे की तरफ एक हमला करती है और वो एक ही बार में कई सारे लोगों को ऐसे ही मार देती है। इससे 3 लोग साहुआ के जो बैठे हुए थे उन्हें समझ में आ जाता है कि हांजी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और उसने बस एक ही अटैक के अंदर साहुआ डोमेन के आधे हिस्से को निगल लिया। और उन्हें पता चल जाता है किसी के पास इतनी ताकत तो है कि वो पूरे लोअर वर्ल्ड को एक उंगली के साथ डिस्ट्रॉय कर सकती है। हांजी उन लोगों से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ बहस करने का जरा सा भी शौक नहीं है और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो लोग सरेंडर करते हैं या फिर फाइट। लेकिन हांजी उन्हें एक चॉइस दे रही है कि वो लोग अपनी जिंदगी बचा सकते हैं, इसीलिए वो लोग 10 दिनों के अंदर उसके सामने सरेंडर कर दे या फिर मारे जाएं। इतना कहने के बाद हांजी फिर से अपने टावर के अंदर चली जाती है। चैंग का मास्टर चैंग को बताता है कि हेवनली डीमन क्लैन वाले वाइड को तोड़ते हुए यानी कि वाइड स्पेस को ब्रेक थ्रू करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। चैंग ने अपने मास्टर और बाकी सभी को ये बताया था कि वो अपनी एटर्नल बॉडी की वजह से स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता है, जिसकी मदद से वो आसानी के साथ हेवनली डीमन क्लैन को रोक सकता है। इसीलिए चैंग को एक आर्टिफैक्ट की जरूरत पड़ेगी जिससे वो ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। और चैंग ने उन्हें सिस्टम के बारे में नहीं बताया था, उसने बस इतना ही बताया था कि उसके पास इंटरनल बॉडी के कई सारे रहस्यमय टेक्निक्स हैं जिनका वो इस्तेमाल स्पिरिचुअल एनर्जी के तौर पे करता है, इसीलिए उसको आर्टिफैक्ट की जरूरत पड़ेगी। और उसके जो इनविजिबल डोमेन थी वो उन लोगों को दिखाते हुए बताता है कि ये उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी से बना हुआ मैजिक सर्कल है और हेवनली डीमन क्लैन वाले कभी भी इसके अंदर नहीं आ पाएंगे। लेकिन चैंग को स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जिससे वो और ज्यादा अपने मैजिक सर्कल को एक्सपेंड कर सकता है। लेकिन चैंग का मास्टर उन्हें बताता है कि उसे जितना आर्टिफैक्ट के बारे में पता है तो वो सभी आर्टिफैक्ट अलग अलग तरह के रियल्म्स के अंदर जा चुके हैं और वहां पे पड़े हुए हैं और चैंग के मास्टर के पास एक सिर्फ आर्टिफैक्ट बचा है जो कि उसके डोमेन में है, लेकिन उसे लाना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हेवनली डीमन क्लैन ने ये कह दिया है कि वो अगले 10 दिनों के अंदर हमला कर देंगे और अगर ये लोग आर्टिफैक्ट को ढूंढने के लिए भी जाते हैं तो फिर काफी देर हो जाएगी क्योंकि तब तक ये पूरा आइलैंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसी टाइम पे लिंक चैंग के मास्टर से पूछती है कि वो सभी आर्टिफैक्ट दिखते कैसे हैं और उनकी खासियत क्या है, जिसकी वजह से वो लोग उन आर्टिफैक्ट्स को जल्दी ढूंढ सकते हैं। चैंग का मास्टर आगे से बताता है कि उन आर्टिफैक्ट्स को किसी ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, जैसे कि कोई माउंटेन जो कि इमॉर्टल होगा और साथ ही में उसकी जो ब्लेसिंग होगी वो किसी नॉर्मल ब्लेसिंग से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होगी। और क्योंकि उस आर्टिफैक्ट की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा होगी इसलिए वो जहाँ पे भी स्थित होगा वहाँ पे जो
नॉर्मल कीड़े मकोड़े होंगे, जो जानवर होंगे, उनके पैदा होने में और उनके साइज में काफी ज्यादा दिक्कतें होंगी। या तो वो बड़े होंगे या फिर वो छोटे होंगे या फिर इवॉल्व हो जाएंगे। बायुवे जैसे ही इस बात को सुनती है तो उसे कुछ काफी अजीब लगता है और वो उन लोगों से बताती है कि अगर कोई ऐसी जगह के बारे में बात कर रहा है तो फिर उसे एक ऐसी जगह के बारे में पता है। उनका एशियन डीमन फॉक्स क्लैन काफी ज्यादा बड़ा है, इसीलिए उनकी एक ब्रांच किंगफेंग डोमेन के अंदर भी है। और निंगजो के मुताबिक किंगफेंग डोमेन के अंदर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती है और साथ ही में वहाँ के जो क्रिएचर्स होते हैं वो नॉर्मल के मुकाबले में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। यहाँ तक कि वहाँ की एक लीग के पास एक यूनिक इफेक्ट है, जिससे अगर कोई भी घायल जीव वहाँ पे जाता है तो वो हील हो जाता है और वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। चैंग के मास्टर आगे से कहता है 100% ये आर्टिफैक्ट की वजह से होता है। चैंग उससे पूछता है कि उन्हें यकीन है, जिसपे चैंग का मास्टर आगे से कहता है कि बिल्कुल। जिसके बाद वो उन लोगों से कहता है कि हमें दो दो अलग तरह के ग्रुप्स में डिवाइड होना जाना चाहिए। मैं इमॉर्टल डोमेन में जाता हूँ वहाँ पे उस ट्रेजर को ढूंढने के लिए और तुम लोग नीचे जाके उस जगह पे ढूंढो। इसके बाद चैंग बायुवे से कहता है कि जितने जल्दी हो सके मुझे रास्ता दिखाओ, हम लोगों को तुरंत वो फ्रेगमेंट चाहिए। इसके बाद चैंग का मास्टर अपनी डोमेन रियलम में चला जाता है उस आर्टिफैक्ट को ढूंढने के लिए जो ऊपर छूट गया था। हम लोग देखते हैं कि चैंग बायुवे के साथ जाने से पहले चैंग सिस्टम से कहता है कि सिस्टम फील्ड वैल्यू का इस्तेमाल करके जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी एक अवतार बनाए जिसका लेवल इमॉर्टल रॉड जितना होगा, और कुछ ही देर में सिस्टम उसके लिए नया क्लोन बना देता है। और उस क्लोन का ऑरा इतना ज्यादा डरावना और भयानक होता है कि बायुवे और लिंग दोनों अपने मन के अंदर सोचती हैं कि चैंग की बॉडी का क्लोन इतना ज्यादा शक्तिशाली है तो फिर उसकी मेन बॉडी किस रियलम पे होगी। लिंग अपने मन के अंदर सोचती है कि चैंग पहले ही इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है तो फिर लिंग को सदियां बीत जाएंगे उसके लेवल तक पहुंचने के लिए। और चैंग जाने से पहले लिंग से कह के जाता है कि अगर कॉन्टिनेंट के ऊपर जरा सा भी खतरा महसूस हो तो लिंग जल्दी से उसकी रियल बॉडी को जगा दे। जिसपे लिंग एक्साइटेड होकर आगे से कहती है कि वो चैंग की बॉडी का पूरा ख्याल रखेगी। जिसके बाद चैंग बायुवे को लेता है और किंगफेंग डोमेन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जिसके बाद वो लोग पोर्टल के अंदर जाते हैं और जगह पे पहुंच जाते हैं जिसको किंगफेंग डोमेन कहा जाता है। और ये पूरी की पूरी डोमेन एशियन फॉक्स क्लैन की एक नई ब्रांच है। लेकिन जब वो दोनों उस डोमेन के अंदर पहुंचते हैं तब चैंग बायुवे से पूछता है क्या उसको पक्का यकीन है कि यही जगह किंगफेंग डोमेन है। बायुवे कहती है कि ऐसा होना नामुमकिन है, दरअसल उनके टेरिटरी के अंदर किसी ने हमला कर दिया था और पूरी की पूरी डोमेन डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। लेकिन बायुवे को समझ में नहीं आ रहा था कि एशियन फॉक्स क्लैन की ब्रांच के साथ ऐसा कौन कर सकता है और उन्हें लगता है कि ऐसा हेवनली डीमन क्लैन ने किया होगा। चैंग कहता है कि ऐसा हो सकता है, इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आर्टिफैक्ट को ढूंढना पड़ेगा। बायुवे बताती है कि सीक्रेट रियलम के अंदर जाने के लिए उन्हें माउंटेन से होते हुए फॉक्स क्लैन तक जाना पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर भी जाने के लिए उनके पास ग्रेट सील का होना जरूरी है। लेकिन जब किंगफेंग डोमेन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो फिर सील का नामो निशान ही नहीं बचा होगा। लेकिन उसी टाइम पे उन दोनों को सुनाई देता है कि कोई किसी के ऊपर जुर्म कर रहा था। और जब वो दोनों अपने साइड में देखते हैं तब वहाँ पे कई सारे लोग थे जो कि गरीब और मासूम लोगों को ऑर्डर दे रहे थे कि अगर उन्हें सीक्रेट रियलम के अंदर जाना है तो फिर उन्हें उन लोगों का कहना मानना पड़ेगा। वो लोग उस बंदे से पूछते हैं क्या इस बात के ऊपर पूरा यकीन है। इस पे वो बंदा आगे से कहता है कि उनके मास्टर ने अकेले ही पूरे हेवनली फॉक्स क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया और साथ ही में उनकी ग्रेट सील को भी ले लिया है और उसे ये भी पता चला है कि यहाँ पे एक अजीब सी सीक्रेट रियलम भी है, इसीलिए इंसानों के पास बचने का अभी भी चांस बचा हुआ है, इसलिए उन लोगों को उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग बायुवे को देखते हैं और उसे जैसे ही पता चलता है कि इन लोगों ने उसके लोगों को मारा है तो फिर उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और वो उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। लेकिन चैंग उसे रोक लेता है और उसे बताता है कि उसे गुस्से में गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है। बायुवे आगे से कहती है लेकिन उन्होंने मेरे लोगों को मारा है, मैं उन्हें कैसे छोड़ सकती हूँ। चैंग उसे कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था। चैंग उसे बताता है कि हेवनली डीमन क्लैन उनके ऊपर नजर रखे हुए हैं, इसलिए उन लोगों को लो प्रोफाइल रहना पड़ेगा जिससे वो लोग किसी भी मुसीबत को मोल न ले। दूसरी बात, ये लोग बहुत ज्यादा कमजोर है लेकिन इनके पास कोई घोस्ट है और ये लोग इतने कमजोर है लेकिन इसके बावजूद ये लोग सीक्रेट रियलम के अंदर जाना चाहते हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसका मतलब यही हुआ कि इनके पास कोई न कोई पैरासाइट है। पैरासाइट का मतलब कोई मोहरा जो कि सीक्रेट रियलम के अंदर छुपा हुआ है। और तीसरा कि इन लोगों को गोल बिल्कुल चैंग की तरह ही है, ये लोग भी यहाँ पे हिडन रियलम के अंदर जाना चाहते हैं और उस आर्टिफैक्ट को लेना चाहते हैं। इसीलिए अगर वो उन लोगों को पहले मिल जाता है तो फिर चैंग को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और वो इनसे छीन लेगा। जिसके बाद चैंग बायुवे के आंसू पोंछते हुए कहता है कि चिंता नहीं करो, जब ये सारा काम खत्म हो जाएगा तो फिर चैंग बायुवे को अपने हाथों से इन लोगों को मारने देगा जिससे वो अपने लोगों का बदला ले सकेगी। बायुवे चैंग से कहती है तो फिर हमें उनका पीछा करना चाहिए। चैंग आगे से बताता है कि वो लोग उनका पीछा करने से खतरे को अवॉइड नहीं कर सकते हैं और उसे अभी भी नहीं पता है कि इन लोगों का असली मकसद क्या है सीक्रेट रियलम के अंदर जाने के लिए। लेकिन उसे अंदाजा लग जाता है कि उनका मकसद जरूर न जरूर आर्टिफैक्ट से लेना देना होगा, इसीलिए चैंग फैसला करता है कि वो कुछ नया करेगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि ग्रुप के बीच में कुछ लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे कि उन्हें फॉक्स क्लैन को मारने की जरूरत नहीं थी, वो उनकी रक्षा भी कर सकता था। लेकिन एक बंदा
आगे से कहता है कि बीस्ट कभी भी अच्छे नहीं होते हैं और उन्हें मार देना ही सही था। उसी टाइम में हम लोग देखते हैं कि चैंग और बायुवे उनके पास आते हैं और उन दोनों की हालत बिल्कुल खराब थी। चैंग उन लोगों से कहता है कि वो लोग बहुत ज्यादा घायल हैं और उन लोगों को पता चला है कि ये लोग किसी सीक्रेट रियलम के अंदर जा रहे हैं जो कि युद्ध की आगों से इन्हें बचा सकता है। इसीलिए वो दोनों उनसे कहते हैं कि वो लोग उनके ऊपर ये एहसान कर दें। ग्रुप का लीडर बहुत जल्दी ही मान जाता है चैंग को अपने साथ लेने के लिए, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि चैंग जैसे ही सीक्रेट रियलम के अंदर कदम रखेगा तो फिर वो एक झटके में ही मारा जाएगा और वो जल्दी ही मारा जाएगा। जिसके बाद वो बायुवे को अपने पास रख लेगा। बेसिकली इसके बायुवे के ऊपर गंदी नजर थी और मैं ऑथर को बता दूं कि बायुवे के ऊपर गंदी नजर सिर्फ मैं और मेरे सब्सक्राइबर रख सकते हैं और कोई भी नहीं। इस पे चैंग आगे से मुस्कुराते हुए उन्हें शुक्रिया कहता है। इसके बाद वो सभी लोग अपने सफर को शुरू करते हैं और धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते के बीच में उन्हें पूरी तरीके से तबाह हुई सिटीज दिखाई देती हैं। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये पूरी जगह करीब 100 सालों से यहाँ पे है। यहाँ पे कई बार हेवनली प्राइड के लोगों ने भी हमला किया है, इसलिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितना समय बीत जाता है, लेकिन हर तरफ तबाही और बेचारे लोग दिखते ही हैं जो कि अपनी समस्याओं से भरे होते हैं। तभी उनका लीडर चैंग से कहता है कि क्या इधर उधर देख रहे हो, अगर तुम मुसीबत में पड़ते हो तो फिर ये मत सोचना कि हम तुम्हारी मदद करने के लिए आएंगे, हम तुम्हें मरने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ पे उन्हें पहुँचना था और उनके सामने एक फॉक्स की पत्थर की मूर्ति बनी हुई थी। वो बंदा अपने पास से एक सील को बाहर निकालता है और उस मूर्ति के ऊपर लगा देता है। वो बंदा जैसे ही उस मूर्ति के ऊपर उस सील को लगाता है तो पूरी जमीन हिलना शुरू कर देती है। चैंग उन लोगों से कहता है कि उसे समझ में आ चुका है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। ये पूरी जगह है यानी कि सो कॉल्ड फॉरेस्ट एक टेलीपोर्टेशन की तरह है जो कि उन्हें हिडन रियलम के अंदर लेके जाएगी। वो बंदा उससे पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, जिसपे वो उसे बताता है कि ये पूरा माउंटेन एक टेलीपोर्टेशन की तरह है और ये जो सील तुमने लगाई है ये की तरह है और ये हमें उस हिडन रियलम के अंदर लेके जाएगी। जिसपे वो लीडर चैंग से कहता है कि अपनी औकात में रहो, ज्यादा उछलो नहीं। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा मास्टर कितनी ज्यादा मेहनत करता है उस आर्टिफैक्ट को ढूंढने के लिए, लेकिन उसको सिर्फ वही लोग ढूंढ सकते हैं जिन्हें हिडन रियलम के बारे में अच्छे से पता होगा। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है आर्टिफैक्ट को ढूंढने के लिए। खैर उसी टाइम में वो सभी लोग जब आगे बढ़ रहे थे तब जमीन फिर से हिलना शुरू हो जाती है और उनके सामने एक बहुत बड़ा चूहा आता है जो कि किसी डायनासोर के साइज जितना था। जैसे ही वो लोग उस चूहे को देखते हैं तब उनकी फट जाती है और वो सभी अपनी जान बचा के इधर उधर भागने लगते हैं। उसी टाइम पे चैंग बायुवे से कहता है कि इन ग्रुप के लोगों में कुछ तो गड़बड़ है। ये चूहा भले ही बड़ा है लेकिन इसके पास इतनी ज्यादा कल्टीवेशन नहीं है, ये लोग चाहे तो इसे आसानी के साथ हरा सकते हैं। लेकिन बायुवे भी आगे से कहती है कि उसके पास इतनी कल्टीवेशन नहीं है कि वो इस चूहे को हरा सके। चैंग उसे कहता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, अगर तुम पूरे डीमन क्लैन को हराना चाहती हो तो फिर तुम्हारे पास इमॉर्टल किंग जितनी स्ट्रेंथ होना जरूरी है। और चैंग को यकीन हो जाता है कि उन लोगों को कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद चैंग के मन के अंदर कुछ शैतानी प्लान सोचता है और वो अपने पास से एक तलिस्मा बाहर निकालता है जिनके पास सिस्टम की कुछ पावर थी, यानी कि इन तलिस्मा के अंदर सिस्टम की कुछ पावर है। जिसके बाद चैंग उस तलिस्मा को उस चूहे की तरफ फेंक देता है और वो तलिस्मा जैसे ही चूहे से टकराता है तो वो चूहा बजर्क स्टेट में चला जाता है और भागते हुए उन सभी लोगों के ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद चैंग आगे से नौटंकी करने लगता है कि उनके ऊपर मॉन्स्टर हमला कर रहा है और वो ग्रुप के लीडर से कहता है कि वो जितने जल्दी हो सके अपनी बिग सील का इस्तेमाल करें उन्हें फिर से उस जगह पे भेजने के लिए जहाँ पे वो लोग थे, और वो लोग और ज्यादा पैराडाइज के अंदर नहीं जाना चाहते हैं, नहीं तो वो लोग अभी के अभी मारे जाएंगे। जिससे बाकी जितने भी नॉर्मल लोग थे वो सभी भी आगे से कहते हैं कि हमें वापस भेज दो, अगर हम लोग डीमन क्लैन के पास रहते हैं तो कम से कम 10 दिन तक तो जिंदा रह ही लेंगे, लेकिन यहाँ पे ये चूहा तो आज ही हमें यहीं पे खत्म कर देगा। जिसपे ग्रुप का लीडर उन्हें लात मार के पीछे कर देता है और उनसे कहता है कि तुम्हें इस चूहे से इतना क्यों डर लग रहा है। इसके बाद वो लीडर अपने लोगों से कहता है कि मेरे साथ चलो, हम लोग उस चूहे को यहीं पे मार देंगे। जिसके बाद वो सभी लोग मिलके उस चूहे के साथ फाइट करने लगते हैं। वहीं पे चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये लोग सच में नौसिखिए हैं। एक लीडर जो कि एकदम सेम रियलम पे है जिस रियलम पे वो चूहा है और कुछ छोटे मोटे कीड़े उसके खिलाफ फाइट करने जा रहे हैं, लेकिन इससे मेरा ही फायदा होगा। जब तक ये लोग उसके साथ फाइट करते हैं तो फिर इनके ग्रुप का लीडर मुझे अपने सारे सीक्रेट्स के बारे में बता देगा और इससे मेरा ही फायदा होगा। इसके बाद चैंग आगे से उस बंदे को भाई चीयर करने लगता है और कहता है कि वो यहाँ से भाग नहीं सकता है, उसे चूहे के साथ फाइट करना ही पड़ेगा, फिर चाहे जो भी हो जाए। और वहीं पे बायुवे भी चैंग के साथ उसे चीयर करने लगती है जिससे उस बंदे की और ज्यादा जलने लगती है और वो बंदा अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर उसने अपने ही लोगों का यूज नहीं किया तो फिर वो यहाँ पे मारा जाएगा। जिसके बाद वो बंदा अपने 2 लोगों को पकड़ता है और उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और बेशक वो दोनों मारे जाते हैं। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि इसने अपने लोगों की पावर को एब्जॉर्ब करके गॉड ट्रांसफॉर्मेशन से डायरेक्ट वर्ड रिफाइनमेंट में चला गया है, जो कि इतना बुरा नहीं है। जिसके बाद चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये चूहा अकेले इन सभी की
कवर खोदने के लिए काफी नहीं होगा। इसलिए वो अपने पास से और कई सारे तलिस्मास को बाहर निकालता है, जिसके बाद वो उन सभी को जंगल के अंदर जितने भी बचे कुचे बीस्ट थे उन सभी के ऊपर फेंक देता है। और वो तलिस्मा जैसे ही उनसे छूते हैं तो वो सभी बीस्ट बौरा जाते हैं और भागते हुए उन सभी के ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इधर हम लोग देखते हैं कि उनके ग्रुप के लीडर ने कुछ लोगों के साथ मिलकर उस चूहे को मार गिराया था, लेकिन वो दोनों खुशी हो ही रहे थे कि उसी टाइम पे उन्हें जंगल से और ज्यादा आवाजें आने लगती है। और उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि 3 बीस्ट जंगल के अंदर से बाहर निकलते हैं और डायरेक्ट उन सभी लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे वो सभी लोग और ज्यादा घबरा जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि इतने सारे बीस्ट एक साथ कैसे हमला कर सकते हैं। उस ग्रुप के लीडर के लोग उसे कहते हैं कि अगर वो लोग यहाँ पे इसी तरह से फाइट को कंटिन्यू रखते हैं तो मिशन तो फेल होगा ही, साथ ही में वो सभी लोग अपनी जान भी गंवा बैठेंगे। जिससे लीडर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो कहता है कि वो उसे क्विट कर रहा है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका मिशन फेल हो जाता है, लेकिन वो यहाँ पे मरना नहीं चाहता है। इसके बाद वो भागते हुए फॉक्स की मूर्ति के पास जाता है और अपने पास से सील को बाहर निकाल के उसके ऊपर लगाने ही वाला था और उसे लगा भी देता है कि उसी टाइम पे जमीन के अंदर से एक पौधा बाहर निकलता है और वो उसे निगल जाता है। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है तो फिर यही वो कमीना था जो कि इन सभी चीजों के पीछे है। जिसके बाद वो पौधा आगे बढ़ता है और इसी तरह से जितने भी लोग वहाँ पे आते हैं वो उन सभी को खा जाता है और वो साथ ही में बीस्ट के ऊपर हमला करके भी उन्हें भी खा जाता है। सिस्टम चैंग को बताता है कि एक नया आउटर डोमेन से क्रिएचर डिटेक्ट किया गया है और चैंग उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मार दे। बायोवे को भी समझ में नहीं आता है कि ये कीड़ा कहाँ से आ गया और क्या करने वाला है। उसी टाइम पे वो पौधा बायोवे के ऊपर भी हमला करने वाला था, लेकिन उसी टाइम पे चैंग आगे बढ़ता है जो कि बायोवे को कमर से पकड़ता है और उसे अटैक से बचा लेता है। बायोवे बताती है कि यही वो बंदा है जिसने पूरे फॉक्स डीमन क्लैन को मारा है। वो पौधा भी आगे से कहता है कि वो लड़की बहुत ज्यादा स्मार्ट है, यानी कि बायोवे, लेकिन वो चैंग से भी यही कहता है कि चैंग इतना ज्यादा सिंपल नहीं है। चैंग ने उसके जितने भी सर्वेंट थे यानी कि बीस्ट उन्हें अपने बस में किया, जिसके बाद वो उनकी मदद से इन लोगों को मरवाना चाहता था। चैंग उससे पूछता है क्या तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो जिन्होंने फॉक्स डीमन क्लैन को मारा था, लेकिन वो पौधा आगे से ये कहता है कि तुम दोनों मरना डिजर्व करते हो। इस पौधे का नाम है आई ऑफ मर्डर और ये इमोर्टल सोर्वेन रियलम पे है। चैंग अपने मन के अंदर कहता है कि इसमें कोई भी शक नहीं है कि उसके पास वही खुशबू आ रही है जो आर्टिफैक्ट के पास आती थी, बेशक इसी के पास वो आर्टिफैक्ट है। हम लोग देखते हैं कि मर्डर आगे से कहता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा गिल्टी हो, तुमने मेरे सर्वेंट को ट्रिक किया, जिसके बाद उनकी मदद से तुमने यहाँ पे जितने भी लोग थे उन सभी को भगा दिया, नहीं तो मैं उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उनका मीठा खून पीने ही वाला था, लेकिन तुमने मेरे पूरे प्लान की धज्जियां उड़ा दी और उसे बर्बाद कर दिया। हम लोग देखते हैं कि आसपास के जितने भी लोग थे वो सभी जैसे ही मॉर्डर को देखते हैं तो वो सभी डर के मारे कांपने लगते हैं, क्योंकि मॉर्डर काफी ज्यादा हाई कल्टीवेशन पे था। इसीलिए उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि उन्हें कोई भी नहीं बचा सकेगा और वो सभी लोग मारे जाएंगे। हम लोग मॉर्डर को देखते हैं जो कि चैंग से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ, जिसके बाद वो चैंग के ऊपर हमला करने ही वाला था कि उसी टाइम पे चैंग बातों के बीच में ही मॉर्डर के ऊपर हमला करता है और अपने लेजर बीम से उसे मार गिराता है। उसी टाइम पे हम लोग हांजी को देखते हैं और उसको भी ये स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो जाती है। हांजी अपने मन के अंदर सोचती है कि इतनी भयानक औरत तो सिर्फ उसी बच्चे का हो सकता है, लेकिन वो चैंग से निपटने के लिए अभी नहीं जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर वो चैंग के साथ अभी फाइटिंग करेगी तो फिर टाइम की बर्बादी ही होगी, और वैसे भी जब उसका लॉर्ड जाग उठेगा तब वो चैंग को एक चींटी की तरह मसल देगा, और ये पत्थर के अंदर जो बंदा है वही हांजी का नया लॉर्ड है। और जिसके बाद वो शर्माते हुए कहती है तब तक वो चैंग के साथ कैसे फाइट कर सकती है और उसे बर्बाद कर सकती है। उसी टाइम पे हम लोग बायुवे को देखते हैं जो कि चैंग की ताकत को देख के हैरान हो गई थी, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि ये फाइट कुछ ज्यादा ही लंबी होगी, लेकिन चैंग ने उसे पता भी नहीं चला तब तक उस प्लांट को मार डाला कि चैंग ने सिर्फ एक चुटकी बजा के उस पौधे को मारा तो मारा, और साथ ही में सीक्रेट रियलम के जो गैप था उसको भी चीर दिया, यानी कि वाइट की तरह। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि चैंग ने अभी तक अपनी रियल बॉडी का यूज नहीं किया है, ये सिर्फ उसका एक क्लोन है। इसके बाद वो शर्माते हुए अपने मन के अंदर यही सोचती है कि जब चैंग ने उसे सिखाया था यानी कि चाबुक से, तो उसे समझ में नहीं आया था कि चैंग की ताकत कितनी ज्यादा है, और उसे ये भी नहीं पता है कि वो कब चैंग को टक्कर दे पाएगी उसके साथ फाइट करके। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि इस बात से हैरान हो चुका था कि उसने अपनी ताकत को कंट्रोल नहीं किया और एक ही बार में उस मॉन्स्टर को मार दिया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि अब हेवनली क्लैन वाले भी उसे देख लेंगे और उसका पीछा करते हुए यहाँ पे आ जाएंगे और उसके सारे प्लान को बर्बाद कर देंगे। लेकिन चैंग को इससे कोई भी दिक्कत नहीं थी, वो अपने मन के अंदर यही सोचता है कि अभी उसके पास अवतार है और यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और वो एक ही बार में हेवनली डीमन क्लैन की जितनी भी परेशानी होंगी उन सभी को खत्म कर देगा। इसके बाद वो आर्टिफैक्ट को लेगा और यहाँ से तुरंत खिसक लेगा। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग आर्टिफैक्ट को देखते हैं जिसके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है, और जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो पौधा फिर से जिंदा हो जाता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि चैंग के पास जरा से भी नियम और एथिक्स नहीं है। एथिक्स को तुम लोग एक तरह से आचार विचार
विचार यानी कि सोचने समझने की इस शक्ति। और वो पौधा अपने मन के अंदर सोचता है कि इसने मुझे एक बार मार दिया है और साथ ही में ये मेरा आर्टिफैक्ट भी चुराना चाहता है जो कि मुझे बार बार बचाता है, जिसको मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट दिया था। इसीलिए वो पौधा सोचता है कि उसे तुरंत यहाँ से खिसकना पड़ेगा। इसके बाद माडोर की नजर उस क्रैक के ऊपर पड़ती है और वो वहाँ से भागते हुए चैंग से कहता है कि जब मैं पूरी तरीके से बड़ा हो जाऊंगा तब मैं तुमसे बदला लेने के लिए जरूर वापस आऊंगा, तब तक तुम अपनी तैयारी बचा के रखो। इसके बाद वो क्रैक की मदद से वहाँ से भागने ही वाला था कि चैंग उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मैंने कहा कि तुम यहाँ से भाग सकते हो। इसके बाद चैंग उसे उठा के नीचे पटक देता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा और ये सब कुछ जरा उस एक्टिव फैक्ट की वजह से हो रहा होगा, इसीलिए तुम दोबारा जिंदा हो गए। इसीलिए वो पौधा भी यानी कि माडोर अपने मन के अंदर सोचता है कि जब तक मेरे पास मेरा आर्टिफैक्ट है तब तक मैं जिंदा होते रहूंगा, इसीलिए मुझे डरने की कोई भी चिंता नहीं करनी है, मैं यहाँ पे इनविंसिबल हूँ। इसके बाद वो पौधा आगे से नौटंकी करते हुए कहता है कि तुम मुझे इतना बुली नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हें एक कुत्ते की तरह एक्सेप्ट कर सकता हूँ क्योंकि तुमने मुझे अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है, लेकिन ये मत सोचना कि तुम मुझे मार सकते हो। मैं इस पूरे वर्ल्ड की एक हाईएस्ट रैंक से आता हूँ, इसीलिए तुम मुझे कभी भी नहीं मार सकोगे। यहाँ तक कि चैंग और बायुए भी काफी हैरान हुए होते हैं कि ये अभी तक मरा क्यों नहीं और ये बार बार जिंदा क्यों हो रहा है। यहाँ तक कि माडोर को भी काफी ज्यादा मजा आता है जब वो चैंग को इस तरह से हैरान देखता है। इसके बाद वो चैंग से कहता है कि तुम यहाँ पे उस आर्टिफैक्ट को लेने के लिए आए हो, लेकिन इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। वो आर्टिफैक्ट काफी टाइम पहले ही मुझसे जुड़ चुका है और तुम उसको मुझसे नहीं ले सकते हो। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि इसने कभी भी किसी को भी आर्टिफैक्ट की वजह से मर के जिंदा होते हुए नहीं देखा है, इसीलिए मैं इसका फायदा उठाऊंगा और इसे डरा दूंगा, जिसके बाद ये यहाँ से भाग जाएगा। या फिर मैं तब तक यहाँ पे वेट करूंगा जब तक मेरे एल्डर्स यहाँ पे नहीं आते हैं, फिर उसके बाद मैं मिल के उनके साथ इसे मार दूंगा। बायुए भी चैंग से कहती है कि अगर वो लोग माडोर को नहीं मारेंगे तो फिर उन्हें कभी भी वो आर्टिफैक्ट नहीं मिलेगा और वो लोग डेड एंड पे आके खड़े हो चुके हैं, अब उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन चैंग आगे से मुस्कुरा के कहता है कि किसने कहा कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद वो आगे से अपनी पावर को रिलीज करता है और एक ही बार में माडोर को मार देता है, लेकिन उसी टाइम पे आर्टिफैक्ट फिर से एक्टिव होता है और वो माडोर को फिर से जिंदा कर देता है। और माडोर चैंग से कहता है कि देखा कि मैं इनविंसिबल हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते हो। लेकिन चैंग आगे से एनर्जी को यूज करते हुए कहता है कि तुम्हारे पास बाबू अभी एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा कम है। इसके बाद वो फिर से अपनी एनर्जी बीम को रिलीज करता है और माडोर को मार गिराता है। जिसके बाद चैंग वहाँ पे एक हथौड़ा निकालता है और वो बायुए को भी एक दे देता है और ये पूरे सीन को एक गेम में बदल देता है, जहाँ पे माडोर जब जब जिंदा होता है तब चैंग उसे मार देता है। बायुए भी इस बात का फायदा उठाती है और वो भी माडोर को इसी तरह से मारने पीटने लगती है और वो दोनों मिलकर माडोर को इतना ज्यादा मारते हैं कि वो दोबारा रिजरेक्ट हो ही नहीं पा रहा था, वो धीरे धीरे करके हो रहा था, जिससे आसपास के जितने भी लोग थे वो सभी डर के मारे कांपने लगते हैं और चिल्ला के कहते हैं कि ये राक्षस कहाँ से आ गए, ये लोग तो इसे मार ही देंगे, बेचारा माडोर। उसी टाइम पे हम लोग चैंग को देखते हैं और वो माडोर को मारने में इतना ज्यादा खुश हो चुका था कि वो धीरे धीरे करके चैट में बदल जाता है, जिसके बाद वो हथौड़े का इस्तेमाल करके माडोर को और बुरी तरीके से मारने लगता है। और चैंग इस बात से और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो जब भी माडोर को मार रहा था तब उसे बार बार एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे थे, इसलिए वो बेचारा चैट में बदल चुका था। इसके बाद अगला सीन 2 घंटे बाद का होता है। हम लोग माडोर को देखते हैं जो कि बेचारा बहुत बुरी हालात में आ चुका था और वो धीरे धीरे करके हील हो रहा था, यानी कि एक उंगली के तिनके जितना। जिससे चैंग समझ जाता है कि जो आर्टिफैक्ट है वो माडोर को बस लिमिटेड मात्रा में ही एनर्जी देता है, जिसकी मदद से वो दोबारा रिजरेक्ट होता है। लेकिन अगर एक बार वो लिमिट खत्म हो जाती है तो फिर माडोर बहुत धीरे धीरे करके रिजनरेट होगा। यहाँ तक कि चैंग को लगा था कि उसे आर्टिफैक्ट ढूंढ के निकालने में काफी ज्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन उसे इतनी आसानी के साथ आर्टिफैक्ट मिल गया और साथ ही में पॉइंट भी। इसके बाद चैंग आर्टिफैक्ट को माडोर की बॉडी से बाहर निकाल लेता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि वो इस आर्टिफैक्ट का यूज किसी फिजिकल रिलेशन के चलते नहीं कर सकता है, यानी कि माडोर ने इसे अपनी बॉडी के अंदर घुसेड़ लिया था, लेकिन चैंग तो ऐसा नहीं कर सकता है ना, इसलिए वो सोचता है कि चैंग इसे किसी दूसरे तरीके से इस्तेमाल करेगा। इसके बाद उसकी नजर कुछ बॉल्स के ऊपर पड़ती है जो कि माडोर की डीमन आई से नीचे गिरे थे। जिसके बाद चैंग सिस्टम से पूछता है कि बताओ ये कौन सी चीज है और इनका किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। सिस्टम चैंग को बताता है कि ये क्लाउड रिंग इमोर्टल पिल्स है और इनका इस्तेमाल इमोर्टल पिल की तरह किया जा सकता है, लेकिन इनका जो असर होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा इमोर्टल पिल्स के मुकाबले में। चैंग भी उन पिल्स को देखते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि ये बहुत ज्यादा कम है, मैं इनका इस्तेमाल ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इनका इस्तेमाल कर भी सकता हूँ। इसके बाद चैंग एक पिल बायुवे को दे देता है और उससे कहता है कि इसे खा लो। बायुवे उस पिल को खाती है और कल्टीवेट करने के लिए पेड़ के पास बैठ जाती है। इसके बाद चैंग वहाँ पे जो भी नॉर्मल लोग बचे हुए थे उन सभी कहता है कि बाहर आओ। वो सभी लोग जब बाहर आते हैं तब चैंग उनसे कहता है कि चैंग उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता है और साथ ही में उन्हें ताकत भी दे सकता है, जिसकी मदद से वो लोग डीमन क्लैन के साथ फाइट कर सकते हैं। लेकिन उसका प्राइस सिर्फ एक ही चीज है कि इन
इन सभी लोगों को चैंग के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। वो सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और चैंग से कहते हैं कि अगर चैंग उन्हें ताकतवर बना सकता है तो फिर वो लोग चैंग के लिए कुछ भी करेंगे। चैंग आगे से कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है, जिसके बाद वो अपने पास से पिल्स निकालता है और उन लोगों को खाने के लिए दे देता है और उनसे कहता है कि ये पिल तुम्हारे ताकतवर बनने का पहला कदम होगी। जिसके बाद वो सभी लोग पिल को खा लेते हैं और कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाते हैं। जिसके बाद वो लोग जैसे जैसे कल्टीवेट करते जाते हैं तो फिर चैंग को काफी सारे पॉइंट मिलने लगते हैं। जिसके बाद अगला सीन 3 घंटे बाद का होता है और हम लोग बायुवे को देखते हैं जो कि कल्टीवेट कर रही थी। सिस्टम चैंग को बायुवे की विंडो दिखाता है और उसे बताता है कि बायुवे ने काफी अच्छे से ब्रेक थ्रू किया है और वो हाफ इमोर्टल बन चुकी है। जिसके बाद सिस्टम चैंग को ये भी बताता है कि बायुवे हाफ इमोर्टल से डायरेक्ट इमोर्टल सोल्जर पे ब्रेक थ्रू करने वाली है और चैंग को कितने पॉइंट मिलने वाले हैं। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि यही अपग्रेड वर्जन का नया फंक्शन है कि मैं अपने किसी भी फॉलोअर की जो भी चीजें हैं उन सभी को ऐसे ही देख सकता हूँ। जिसके बाद चैंग वहाँ पे लिंक की प्रोफाइल आईडी को देखता है और देखता है कि उसके पास कितने स्ट्रेंथ है और कितने क्या क्या है। उसी टाइम में हम लोग बायुवे को देखते हैं जिसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो ब्रेक थ्रू करने वाली थी, लेकिन उसकी बॉडी उसकी स्ट्रेंथ के साथ मैचअप नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसे ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी अभी की अभी ब्लास्ट कर जाएगी। जिसके बाद उसके मन के अंदर ये लड्डू फूटने लगते हैं कि अब उसे चैंग के साथ डुअल कल्टीवेशन के लिए पूछना ही पड़ेगा। लेकिन उसे काफी शर्म आ रही थी कि वो चैंग से किस मुंह से कहे कि मुझे आपके साथ डुअल कल्टीवेशन करना है। लेकिन अचानक से बायुवे को महसूस होता है कि उसकी कल्टीवेशन गायब हो गई है और उसे ये भी समझ में नहीं आता है कि अचानक से उसकी इतनी ज्यादा कल्टीवेशन कैसे चली गई और यहाँ तक कि उसे ब्रेक थ्रू करने के कोई भी साइन नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन अचानक से उसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा नीचे गिरने लगती है। सिस्टम भी तुरंत चैंग को बता देता है कि जो कल्टीवेशन है बायुवे की वो बहुत तेजी से नीचे गिर रही है और चैंग को समझ में नहीं आता है कि वो तो अभी ब्रेक थ्रू करने वाली थी, लेकिन अचानक से उसकी कल्टीवेशन कैसे गिरने लगी। लेकिन उसी टाइम पे उसे पीछे से आवाज आती है कि सीक्रेट रियलम खुलने ही वाला है और हम लोग इसके अंदर जाके धमाल मचाएंगे। और जब चैंग पीछे मुड़ के देखता है तब उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। दरअसल वहाँ पे एक और नई सीक्रेट रियलम रिलीज हुई थी जिसके अंदर से वही लोग बाहर निकल रहे थे जिनको पहले उन पौधों और बीस्ट ने खा लिया था। जिनके साथ ही हम लोग वहाँ पे एक चैंग को भी देखते हैं। ग्रुप का लीडर जब अपने सामने एक नए चैंग को खड़ा देखता है तब वो पीछे मुड़ के पुराने वाले चैंग को भी देखता है और वो दोनों एक दूसरे को देख के यही पूछते हैं कि तुम वहाँ पे पहले कैसे हो सकते हो। और वहीं पे असली वाला चैंग यानी कि पहले वाला अपने मन के अंदर सोचता है कि मुझे भी जानना है कि यहाँ पे चल क्या रहा है और ये सब कुछ कैसे हो रहा है। उसी टाइम पे चैंग की नजर आर्टिफैक्ट के ऊपर पड़ती है जो कि फिर से एक्टिवेट हो गया था। चैंग के जो फील्ड पॉइंट थे वो भी लगातार कम होते हुए जा रहे थे और बायुवे की कल्टीवेशन वो भी लगातार कम होते जा रही थी और अचानक से वो आर्टिफैक्ट भी वहाँ से गायब हो जाता है। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि मैंने आर्टिफैक्ट की एबिलिटी को गलत समझ लिया है। उसकी एबिलिटी जिंदा करना नहीं होगा, उसकी एबिलिटी कुछ और हो सकती है। बेसिकली आर्टिफैक्ट की जो एबिलिटी थी वो टाइम और स्पेस को दोबारा से वापस कर देती है। इसी वजह से जो पहले वाला चैंग था वो फिर से उसी जगह पे आ चुका है जहाँ से उन लोगों ने सीक्रेट रियलम के अंदर एंट्री मारी थी, लेकिन उसके साथ वहाँ पे जो दूसरा चैंग आया है वो भी आ गया है। उसी टाइम पे हम लोग अपर वर्ल्ड को देखते हैं जहाँ पे चैंग का मास्टर आर्टिफैक्ट को ढूंढने के लिए गया हुआ था, लेकिन जब वो अपने डोमेन की तरफ जा रहा था तब उसे वहाँ पे हेवनली डीमन क्लैन के कैंप दिखे थे। इसलिए वो 2 मिनट के लिए वहीं पे रुक जाता है ये पता लगाने के लिए कि आगे क्या चल रहा है। इसके बाद चैंग का मास्टर जैसे ही नीचे उतर के सामने की तरफ देखता है तब वहाँ पे फ्रंट लाइन की बैटल चल रही थी डीमंस और इमोर्टल्स के खिलाफ। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे डीमंस थे जो कि इमोर्टल्स के साथ फाइट कर रहे थे, लेकिन इमोर्टल गार्डियन अभी तक फाइट करने के लिए नहीं आए थे। वो बस अपने डिसाइपल को फाइट करने के लिए आगे भेज रहे थे, लेकिन ये डीमंस कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली थे और वो बड़ी आसानी के साथ उनके डिसाइपल्स को मार पीट के एक बराबर कर देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि एक डीमन ने एक फीमेल डिसाइपल को पकड़ रखा था। हम लोग देखते हैं कि जिस डीमन ने उस फीमेल डिसाइपल को पकड़ रखा था उसका नाम डी जियांग था और ये वर्ड रिफाइनमेंट की स्टेज पे है और साथ ही में ये सेकंड लेवल के डोमेन मास्टर जितना शक्तिशाली है। हम देखते हैं कि वो फीमेल डिसाइपल इतना डर चुकी थी कि वो उस डीमन से कहती है कि वो कुछ भी करेगी, बस वो उसे लोग मारे नहीं, और यहाँ तक कि वो अपनी बॉडी को भी ऑफर कर देती है डुअल कल्टीवेशन के लिए। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे उन सभी डीमंस का कमांडर आता है जो कि अपने डीमन भाइयों से कहता है कि उसे मार दो, वो कुछ ज्यादा ही नॉइसी है। हमें पता चलता है कि ये भाई कॉन्ग मिंग है जो कि इन सभी डीमंस के कमांडर है और साथ ही में इनका जो लेवल है वो डोमेन मास्टर की पीक स्टेज पे है। और कॉन्ग मिंग आगे से कहता है कि यहाँ पे एक भी इमोर्टल नहीं बचा है जिसको मैंने मारा ना हो और हमारे पीछे अभी तक कुछ भी नहीं बचा है, बस कुछ ही इमोर्टल्स बचे हैं जो कि डर के मारे अपनी तुम छुपा के पीछे बैठे हैं। इन सभी बातों को सुन के चैंग का मास्टर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो आगे से कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा ब्रूटल है, इन लोगों ने कई सारे लोगों को मार गिराया है और यहाँ पे इमोर्टल्स ना के बराबर बचे हुए हैं, लेकिन साथ ही में अभी भी 8 दिन बचे हुए
हुए हैं तब तक हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सभी आर्टिफैक्ट को ढूंढना पड़ेगा, जिससे हम लोग इनका फायदा उठा सकते हैं। नहीं तो हमारा भी हाल इन इमोर्टल जितना ही होगा, हम भी बेसहारों की तरह मारे जाएंगे। जिसके बाद अगला सीन 1 घंटे बाद का होता है और हम लोग देखते हैं कि डी जियांग और साथ ही में कॉन्ग मिंग दोनों वहाँ पे बैठ के किसी फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे थे, जिसकी मदद से वो लोग अपने लॉर्ड को जगाने वाले थे। और साथ ही में वो लोग इस बारे में भी बात कर रहे थे कि हानजी कैसे उस फॉर्मेशन को बीच में रुके रखी है अपनी वजह से। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक और डेमन आता है और ये डेमन खास तरह से सिर्फ इन्फॉर्मेशन को इधर से उधर करने के लिए जाना जाता है और इसका फाइट्स में ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। वो डेमन कॉन्ग मिंग को बताता है कि उसके बेटे माडोर की जिंदगी अभी खतरे में है। एक मॉडल ने उसे कसके पीला है और वो मरने ही वाला है। डी जियांग आगे से कहता है कि उसके पास तो ऐसा आर्टिफैक्ट है जो कि सेलेस्टियल गॉड का था और जिसको हमारे लीडर ने उसे दिया था, इसलिए इसमें कोई शक ही नहीं है कि उसकी जिंदगी खतरे में हो सकती है। उसे भला कौन ऐसे कुछ कर सकता है। जिसके बाद डी जियांग कॉन्ग मिंग से कहता है कि ऐसा हो सकता है कि उस आर्टिफैक्ट के पास अभी भी होश हवास बाकी हो और वो कुछ अपने हिसाब से प्लान कर रहा हो। दरअसल उस आर्टिफैक्ट के अंदर किसी की सोल है जो तुम्हें आगे पता चल जाएगा। लेकिन कॉन्ग मिंग उस डिमन से कहता है कि तुम आगे बताओ। इस पे वो डिमन आगे बताता है कि माडोर को सिर्फ एक ही बंदे ने पेला है और वो अकेला ही वहाँ पे खड़ा है और साथ ही में उसके पास जो कल्टीवेशन है वो इमॉर्टल एम्परर जितनी है। जिससे कॉन्ग मिंग हैरान हो जाता है कि एक बंदे के पास इतनी हिम्मत कैसे आ गई जो कोई उसके बेटे को हाथ लगाने के बारे में सोच रहा है। डी जियांग कॉन्ग मिंग से कहता है कि ये काम उसे सौंप दिया जाए, वो अकेले ही जाके माडोर को बचा लेगा और ये भी देख लेगा कि किसके पास इतनी हिम्मत आ चुकी है कि कोई कमांडर के बेटों को हाथ लगा सकता है और उसे इतना ज्यादा परेशान करे। लेकिन तभी डी जियांग को एक आइडिया आता है कि वो लोग चैंग को एक सेक्रीफाइस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद कॉन्ग मिंग डी जियांग को ऑर्डर देता है कि वो चैंग मिंग को जिंदा पकड़ के यहाँ पे लेके आए, क्योंकि कॉन्ग मिंग भी देखना चाहता है कि किसके पास इतनी हिम्मत आ चुकी है कि कोई उसके बेटे को हाथ लगा सकता है। तो फिर अभी के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। और मुझे पता है कि वीडियो बहुत ज्यादा छोटी है, लेकिन मेरे पास 2 दिन से रिकॉर्ड करने के लिए जरा सा भी टाइम नहीं था, थोड़ा सा बिजी था। लेकिन चिंता मत करो, जो परसों वीडियो अपलोड होगी वो 1.5 घंटे की बना दूंगा, जिससे ये दोनों बराबर हो जाएंगे। एक और चीज जो मैं बताना चाहता हूँ, कल मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा क्योंकि इसके जो बाकी चैप्टर थे वो अवेलेबल हो गए हैं, यानी कि उन्हें अपलोड कर दिया गया है। इसलिए मैं आगे 1-2 मिनट की जोड़ दूंगा, जिसके बाद तुम लोग इसे देख सकते हो।